आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। सिविल सर्विसेज, ये वो नाम है जिसे सुनकर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है जिसे पाने की लाखों लोग तमन्ना करते हैं और जिसको पाने के लिए सालों साल की मेहनत लग जाया करती है। अब देखने में यह आ रहा है कि पिछले 70 साल से जो नहीं हुआ वो अब मौजूदा विकास वाली हुकूमत कर रही है कि चोर दरवाजे से अपने हमख्याल लोगों को आईएएस बनाकर इंतज़ामिया में दाखिल करने में मसरूफ़ है। इस घिनौनी हरकत की वजह से हिंदुस्तानी मुआशरे पर क्या नुकसानात मुरतब हो सकते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ा आईएएस ऑफ़िसर, वो मौजूदा आईएएस ऑफ़िसर्स के टीचर, मर्री चेन्नारेड्डी एचआरडी इंस्टीट्यूट में इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमी पढ़ाते हैं और इसके अलावा आईएसबी में विजिटिंग फैकल्टी हैं। गहरी सोच रखते हैं, इंसान दोस्त हैं और एक फिलैंथ्रोपी का काम ये बहुत करते हैं। मेरी मुराद है जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब से। आइए हम सब मिलकर आमिरुल्लाह खान साहब का खैर मकदम करते हैं। आमिरुल्लाह खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। जी जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हिंदुस्तानी समाज को आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की ज़रूरत क्यों है? जी, देखिए, होता ये है कि किसी भी बड़े मुल्क में सरकारी ज़िम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा होती है और ख़ुसूसन ऐसे मुल्कों में जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा हो या और जहाँ पे अमीर और गरीब में फ़र्क भी बहुत गहरा हो, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल बड़ा तगड़ा होता है। गवर्नमेंट के 2 रोल होते हैं। एक कि वो इन सारे मसलों से का हल तय करे और फिर उन सॉल्यूशंस को वो जाके ज़मीनी सतह पे इम्प्लीमेंट करे। तो जी। जो पहला रोल है वो तो गवर्नमेंट करती है, यानी जो इलेक्टेड हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो करते हैं, वो उनको करना फैसले चाहिए। ले। लेजिस्लेचर कहते हैं उनको। जी। लेकिन फिर वो जो अहकामात जारी करते हैं उनको फिर जाके इम्प्लीमेंट करना वो सिविल सर्वेंट का काम होता है। तो जी। इस वजह से हमारे मुल्कों में सिविल सर्वेंट्स की बड़ी अहमियत होती है ताकि वो जाके उन सारे पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें और उनसे अच्छे नताइज हासिल करें। और हमारा बड़ा मुल्क है तो हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं हर साल। जैसे मैं आपको एक अंदाज़ा दूं कि हमारे पास 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं डिफेंस में। जी। 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं एग्रीकल्चर में और 50-60 हज़ार करोड़ रुपए जो नरेगा की स्कीम है उसमें लगते हैं। तो जब इतनी बड़ी रकम और इतने बहुत से लोग, आप सोचिए 20 करोड़ लोग 50,000 करोड़ रुपए की स्कीम नरेगा में हिस्सा लेते हैं। तो 20 करोड़ लोगों तक ये स्कीम पहुंचे, ये स्कीम का फ़ायदा हो, ये जो अफसर करते हैं उनको हम सिविल सर्विस कहते हैं। ये कई सतह पे होती है सिविल सर्विस। एक जो बिल्कुल ब्लॉक ऑफिसर या विलेज सरपंच है वो भी सिविल सर्वेंट है। जो होम सेक्रेटरी या जो इस जिमन में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी या लेबर सेक्रेटरी है वो भी सिविल सर्वेंट है। जी। इस वजह से ये सिविल सर्विस की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है हमारे मुल्क में। जी। तो अब ये जो इतने साल से जो सिलसिला चलता आ रहा था, शार्प स्टूडेंट्स या फिर एवरेज हो मगर ज़्यादा मेहनती हो और एक मजबूत तालीमी बुनियाद लेकर उसके उसके बेसिस पे सालों साल की जो मेहनत करते थे, जिसके नतीजे में कई लोग तो प्रीलिम्स से आउट हो जाते हैं, फिर कुछ लोग मेंस क्लियर करते हैं मगर इंटरव्यू से आउट हो जाते हैं। तो इतनी सारी मशक्क़त, इतना सारा टेंशन उठाकर, माँ बाप का पैसा जो है खर्चा करवा कर वो आईएएस या आईपीएस या आईएफएस बनते थे। अब ये एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है कि चोर दरवाजे से अपने हुकूमत के हमख्याल लोगों को आईएएस आईपीएस बनाने की कोशिश हो रही है और कुछ लोगों को शायद बनाया भी गया है। तो इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं?
तो देखिए ये दो तीन चीजें हमको समझना जरूरी है। एक तो ये कि ये नई स्कीम नहीं है, ये पहले भी हुआ करता था। और हमारे जो बहुत बड़े अफसर हैं, यानी जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है हिंदुस्तान के लिए, जैसे कि डॉक्टर विजय केलकर, मोन्टेक सिंह आलूवालिया, ये सब लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने गवर्नमेंट ज्वाइन किया इस स्कीम के तहत। इसको लैटरल एंट्री कहा जाता है, लेकिन तो इसमें ये होता है कि इसकी गवर्नमेंट जो है, जो बहुत ही शानदार और नुमाया हजरात होते हैं, उनको वो एक लेवल पे ले आती है। ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, लेकिन ये कभी कभी होता था और इनफरादी तौर पे होता था कि आपको एक मोन्टेक सिंह आलूवालिया मिल गया, तो आपने उनको वर्ल्ड बैंक से उनसे उनसे कहा कि आप आ जाएं और मुल्क की खिदमत करें। सैम पिट्रोडा है, उनको ले आए। तो ये एक दो लोग होते थे और इनकी एक मखसूस क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होता था जिससे हम इस्तेफादा करते थे। ठीक। अब ये जो नई स्कीम है उसमें ये हुआ कि हम ऐसे एक बड़े पैमाने पे लोगों को लाए जो दूसरे शोबों में जिन्होंने कुछ अहमियत, कुछ 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 मुकाम हासिल किया है। हम्म। तो पिछले साल ऐसे 45 लोग आए। हम्म। अब मसला इसमें ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को लें और इस तरह से लें, तो यकीनन ये वो लोग होंगे जो जिन्होंने अपने अपने शोबों में कुछ काम किया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मसला ये है कि सिविल सर्विस और सिविल सर्वेंट्स की का एक जो जहनियत होती है, का एक जो माइंडसेट हम प्रिपेयर करते हैं, जब वो 21-22 साल के होते हैं तब से, वो हमारे हमारे कौम को डिफाइन करता है, वो हमारे मुल्क को डिफाइन करता है। आप किसी किसी को 55 साल की उम्र में ले आए, वो अपने शोबे में वाकई बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन वो जो मुल्क का डेफिनेशन है, वो जो मुल्क बनाने का जो आइडिया है, वो उसमें वो ट्रेन नहीं है। इस वजह से जो जो नए लोग वो आला ओहदे पे पहुंच जाते हैं सीधे, उन लोगों को अपनी कंप्यूटर की दुनिया या अपनी एग्रीकल्चर वाली दुनिया उसका तो खूब पता होता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट या इंडिया एज अ कंट्री किस तरह सोचता है। जो इंडिया को जिन्होंने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके उनका ख्याल क्या था। तो उनको ये जो नज़ाकतें हैं कि हिंदुस्तान जो है मुख्तलिफ लोगों का मुल्क है, हिंदुस्तान एक अहम ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई किसी किस्म का तफरका बर्दाश्त नहीं होता, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जो ये चाहता है कि तरक्की हो लेकिन सबकी हो। अ, वो जो वो जो वो जो बुनियादी उसूल हैं, वो जो बुनियादी डेफिनेशन है इंडिया का, जो हम यंग सिविल सर्वेंट्स को सिखाते हैं और उसी पे उनका एग्ज़ाम भी लेते हैं, वो मिस आउट हो जाता है। तो उस वजह से आप देखें कि ये ख़तरा होता है कि लोग आला ओहदों पे आके वो वो कुछ और जहनीत लेके आ जाएं जो हमारे मुल्क की बुनियाद के मुखालिफ हो। तो उस वजह से हम में से कई लोग इस नए मूव को हमने क्रिटिसाइज किया कि भाई वो लड़के लड़कियां जिन्होंने 30 साल खर्च किए मुल्क बनाने में और अब वो जॉइंट सेक्रेटरी की लेवल पे पहुंचे हैं, आपने उनको हटा के जब जब वो इस ओहदे पे पहुंचे कि वो अब अहम डिसीशंस लेने लगे हैं, तब आपने लाके बाहर से किसी ऐसे आदमी को बिठा दिया जो उस ट्रेडिशन से ना वाकिफ हो। तो उस वजह से ये डिसीजन बड़ा मुश्किल वाला रहा है। एक एक बार हुआ, उसके बाद ऐसे लग रहा है कि सरकार खुद समझ गई है कि ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद उनका कोई ना जिक्र आया, ना ये पता चला कि वो कहाँ हैं, वो कर क्या रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट का क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। तो शायद ऐसे लग रहा है कि शायद ये एक्सपेरिमेंट ज़्यादा देर चलेगा नहीं। लेकिन पता नहीं, आजकल हमारी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, अगर जिद पे आ जाए तो हो सकता है एक और बड़ा बैच ले आए। उससे नुकसानात, जो जिस किस्म के नुकसानात मैंने कहा अभी, वो नुकसानात बड़े बड़े मुश्किल बड़ी मुश्किल में डाल सकते हैं हमको। जी। जी। तो मैं अब ये जानना चाहूँगा कि ये जो बैच आया था, जी हाँ। अगर अगर वो अपने एजेंडा कहेंगे या खुफिया एजेंडा कहेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने लगेगा तो क्या होगा?
अब ये पता नहीं कि उनका एजेंडा क्या था, क्योंकि ये कभी वाजे हुआ ही नहीं। क्या होता है कि जब नया बैच आता है, जैसे हमारे पास अब आने वाला है एक नया बैच, तो हमको मालूम होता है कि इस बैच में किस किस्म के लोग हैं, कितने लोग हैं, इनको क्या पढ़ाया जाए, इनको क्या बताया जाए। जब ये इतने सीनियर लोग आ जाते हैं, उनको कौन सी ट्रेनिंग कौन देगा, इसका तो कोई इंतज़ाम है ही नहीं। तो हमें ये पता ही नहीं कि उनसे हम क्या तवक्को रखें, उनको क्या कहा गया कि वो क्या करें। और इस वजह से अभी तक हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये जो लोग आए थे, इनको इनको क्या बताया गया, इनसे क्या तवक्कुआत हैं गवर्नमेंट की, इनको क्या तवक्कुआत हैं इस सर्विस से। साल भर हो गया है, अभी तक ये सब सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों को ना समझ में आया कि ये क्यों है यहाँ पे खुद, ना गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि इनका क्या करें। अच्छा। तो अ, तो अंदाज़ा ये है कि शायद ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो जिसको अब धीरे से खामोशी से हर आदमी भूल जाएगा। कहीं किसी गोशे से तनकीदों का सामना करना पड़ा इन्हें? जी हाँ, जी हाँ। ये तनकीद जो है वो सारी गवर्नमेंट ने, सारे सिविल सर्विस सर्वेंट्स ने ये वाज़े कर दिया था कि देखिए आप ऐसे लोगों को, क्योंकि सिविल सर्विस का एक स्ट्रक्चर होता है हम्म। जिसके मुताबिक लोग एक ओहदे से, आप नए सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आप जॉइंट कलेक्टर होते हैं, वहाँ से आप कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर के बाद आप सेक्रेटरी बनते हैं, फिर आप जॉइंट सेक्रेटरी बन, तो आपको ये वो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस और उसकी मालूमात होती रहती है। अगर आप सीधे ऊपर आ जाएं तो आपको पता ही नहीं कि डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट चलता कैसे है, तो आप फिर उसमें कैसे डिसाइड करेंगे, और आप जो बड़े डिसीजन लेंगे उनका गांव में और मंडल में क्या फ़र्क पड़ेगा। जी। उस वजह से ये तनकीद बड़ी ज़ोर से और बड़ी वाज़े तौर पे आई कि भाई ये एक्सपेरिमेंट, कभी कभी एक दो लोगों को ले आए आप किसी मखसूस वजह से, वो तो ठीक है, लेकिन आप पूरा काडर का काडर अगर रिप्लेस कर दें तो जी। वो जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ही नहीं संभल पाएगा, वही टूट जाएगा। जी। जी। जिस तरह आपने मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब का जिक्र जी किया हाँ, है और जी हाँ, सैम पिट्रोडा का जिक्र किया है, जी हाँ। ऐसे रे स्ट्रे इंसिडेंट्स रेयर। तो हर फील्ड में होते हैं। जी जैसे सही। कि जैसे कि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो 17 ईयर्स क्रॉस करने के बाद वो एमसेट लिखेगा, बिल्कुल ये सही। रूल है। मगर या, देखने में ये आता है कि अचानक कोई 14 साल का बच्चा डॉक्टर बन गया। या, तो ये तो 1 और 2 इंसिडेंट्स तो होते हैं, सही मगर ये एक सही। बिग बैच की शक्ल में आगे बढ़ाना और या, फिर जो है बिखेर देंगे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में, जो ऑलरेडी बरसों से मिडिल लेवल पे काम किए हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे, तो ये उनका हक छीन लेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? तो क्या ये मौजूदा सिविल सर्वेंट्स की जानिब से क्या तनकीदें या फिर क्या उनके रिएक्शंस रहे? ये सिविल सर्वेंट्स इससे बड़े बड़े नाराज रहे। हम्म। लेकिन अब माहौल ऐसा है कि जैसे पहले हुआ करता था, लोग अपनी राय जाहिर कर देते थे, हम्म। अब बड़ा खौफ है कि भाई जाहिर करेंगे तो पता नहीं हम पे क्या होगा, तो एग्जिट इस गेट वजह दिखा से। दी जाती है। जी। और कुछ लोगों को निकाला भी गया, कुछ हम्म। ऑफिसर्स को 50 साल की उम्र के बाद। तो ये एक धमकी रही कि भाई अगर आप अपनी आवाज़ खोलें, अगर आप कुछ बोलें तो आपको भी यही करेंगे हम। बड़ा आसान है ये कह देना कि भाई फलाने साहब जो है वो नाकारा थे, या ये भी बड़ा आसान कि वो करप्ट थे, आपको कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, आप हम्म। पहले निकाल दीजिए, फिर जूझते रहिए। तो जी। उस वजह से बहुत सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी पिछले 5-6 साल में बड़ी खौफजदा, बड़ी खामोश रह गई है। हम्म। और सुनने में देखने में ये भी आया है कि चंद आईएएस ऑफिसर्स को उनकी ईमानदारी पर और हक गोई पर बार बार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये तो बड़ी पुरानी बात है, ये तो बहुत दिनों से होता है। अब जी अब हाँ। आजकल ज़रा ज़्यादा हो रहा जी। है, या फिर आपके मुशाहिदे में कुछ और है? नहीं नहीं, वो कोई खास तब्दीली नहीं आई उसमें। अच्छा। वो पहले भी जैसे हुआ पहले करता होता था। था वैसे ही। जी जी। हाँ, जी हाँ। तो अब जो ईमानदार भी रहेंगे, तो ये जो ट्रांसफ़र का खौफ है या फिर डिमोशन का खौफ है या फिर निकाल देने का खौफ है, तो इसमें वो अपना 100% परफॉर्मेंस कैसे बता पाएगा? खामोश हो जाएंगे, वही 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 हो रहा है हम्म। कि अक्सर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो खामोश हो गया है। हम्म। और वही वही हाल है हमारे मीडिया में, वही हाल है हमारे सिविल सोसाइटी में, वही हाल है कि हम्म। अगर आपको बने रहना है तो आप खामोश रहिए। तो अगर फिर आप। ऐसा अगर रहा, ऐसा जी। सिलसिला जारी रहा,
तो एक यंग बच्चा जो आईएएस बनने के ख्वाब देखता है, या उसके दिमाग में शुकूक व शुबहात पैदा होंगे कि भाई मैं बड़ा ऑफिसर बन भी गया तो क्या फ़ायदा, कहे या होगा वो जो कहेंगे वो। जी जी तो जी। तो वो शुबा तो है, और वो उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे अगर आप मेडिसिन में ये कह दें कि भाई हर आदमी को 5 साल गांव में रहना है, तो एक बड़ा सेक्शन मेडिकल एग्जाम लिखना ही बंद कर देता है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा कि कई लोग जो होंगे वो जिनको एक बुनियादी शौक एक उसूली जिंदगी गुजारने का होगा, वो हट जाएंगे। जी जी। ये आपने मीडिया में भी देखा होगा कि जहाँ ये समझ में आया कि भाई नहीं हम तो कुछ बोलेंगे जेल जाएंगे, तो नए बच्चे आएंगे नहीं। सही है। तो ये भी देखने में आया है कि पहले की बनिस्बत आज मुस्लिम तबके का रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा बढ़ गया, बढ़ थोड़ा गया। सा बराए नाम, हाँ बराए एक नाम साल लेकिन बढ़ा बढ़ फिर गया। कम हुआ, ऐसा कुछ है? जनरली वो बिल्कुल बराए नाम इतना सा बड़ा है, कोई कम नहीं हुआ, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, वही मगर जो जो वही। पहले से जो था, क्या वो मुनासिब तनासिब था, मुनासिब नहीं नहीं रिप्रेजेंट? नहीं, वो कभी भी नहीं था। अच्छा। वो कभी भी मुनासिब नहीं था, बल्कि पिछले 100 साल से नहीं था तो वो। इंडिपेंडेंस से पहले भी अगर आप देखें हम्म, तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन सिविल सर्विस में, जुडिशरी में, प्रोफेशनल उसमें बहुत कम रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये 1857 से शुरू हो जाता है कि क्या वजूहत है इसकी? उसकी बड़ी वजह ये रही कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय कर लिया था कि हमारी मुखालफत मुसलमानों से, हम्म क्योंकि ये मुसलमान हैं जो हमसे खफा हैं। क्योंकि म्यूटिनी भी वो जो पहली जंग थी वो उन्होंने ही हम्म। करवाई। और जब बड़ी तब्दीली आई तो मुसलमान जो सिविल सर्विस में हुआ करते थे, जो उर्दू फारसी में काम किया करते थे, उनको सडनली अंग्रेज़ी सीखना पड़ा। तो वो नहीं कर पाए। तो उस वजह से जो दूसरी कौमें थी जिनको फ़र्क नहीं पड़ता था भाई फ़ारसी या अंग्रेज़ी या उर्दू या अंग्रेज़ी, तो उन्होंने सीख लिया, वो आगे निकल गए। और गवर्नमेंट को ये शक था कि मुसलमान हमारी सरकार के खिलाफ है। तो हम्म। उस वजह से उन्होंने एक्टिवली डिस्करेज किया कि मुसलमान सिविल सर्विस में और जुडिशरी में ना आए, ज़मीन ना खरीदें। वो सारी चीज़ें तब से शुरू हुई। तो रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का बड़ा कम रहा पुलिस में, जी। जुडिशरी में, सिविल सर्विस में। वही तर्ज अभी तक चला आ रहा है। हम्म अब उम्मीद ये है कि अब बच्चे चूंकि पढ़ रहे हैं, लिटरेसी बढ़ गई है, खुसूसन लड़कियों की, तो शायद थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन अभी बहुत दूर जाना है, बहुत, अभी बहुत कम है। आप पॉलिटिक्स में देखिए कि रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का 1950 1951 में बहुत कम था। हम्म। 1980 के आसपास थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन फिर नीचे चला आता है, और जी अब तो बिल्कुल ही कम। जी। तो इस तनासब को बढ़ाने के लिए आप क्या मैसेज देंगे अब तलबा? यही कि देखिए कुछ एग्ज़ाम अभी ऐसे हैं हमारे पास जिन एग्ज़ामों की इंटेग्रिटी कायम है। हम्म ये आला दर्जों पे सिविल सर्विस है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इन जगहों पे अभी भी एग्ज़ाम हमारे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए हैं। हम्म। तो वहाँ पे हमें चाहिए कि हमारे बच्चे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से जाएं और एग्ज़ाम लिखें। वहाँ उनको बहुत अच्छी उम्मीद है कि वो पास हो जाए। अच्छा। जी हाँ। जी, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया अफजल भाई, थैंक यू। नाज़रीन करम, ये थे जनाब प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान साहब, साबिक़ आईएएस ऑफ़िसर। वो आईएएस ऑफ़िसर्स के टीचर। ये हमें बता रहे थे कि ये जो चोर दरवाजे से दाखिल करने का आईएएस ऑफ़िसर को ये सिलसिला जो चल पड़ा है, ये स्कीम पहले से है, मगर एक्सेप्शनल केसेस में जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाता था।